जय हिंद। आज से 3 साल पहले जो बात सुर्खियों में थी, आज वही बात को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है। और बात ये थी कि आज तक दुनिया में सिर्फ 7 महाद्वीप होते थे और अभी दुनिया में 8वें महाद्वीप के बारे में बात की जा रही थी, जो मैं बता रहा हूं कि आज से 3 साल पहले बात सुर्खियों में थी। ये टॉपिक शुरू करने से पहले जियोग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में आपको बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा कोचिंग हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सिर्फ सिलेबस रिलेटेड 10वीं और 12वीं की पढ़ाई नहीं कराई जाती, इसकी जगह बल्कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए भी वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन के लिए भी वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं। मोरल, इक्वेलिटी, क्वालिटी या फिर मोरल इन्फॉर्मेशन, जो भी हर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। जियोग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो, मैथ हो, साइंस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, एसपी, इको, बीए, A to Z सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें अंतरिक्ष से लेकर धरती तक की जितने भी चीजें हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो ट्रेंड में है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। सो इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना है, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एज मच एज पॉसिबल। सो आज एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जिसको भी जियोग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है ना, भारत माता की कसम मैं बोलता हूं, ये सब कुछ जो भी मैंने पीछे लिखा हुआ है ना, ये सब जानने के बाद आपको जियोग्राफी में इंटरेस्ट आ जाएगा। एक चीज समझो, जिस चीज को आपने अच्छे से देखा है ना, सुना है, वो चीज को अगर आप मन में बैठा लो ना, तो बड़ा मजा आएगा। सीखने की, जानने की, कोई भी चीज की जानकारी लेने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको 100% मेहनत करनी पड़ती है। सब मेहनत पे ही डिपेंड करता है, समय देना पड़ता है। तो इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, और मैं आपको इन्फॉर्म भी कर रहा हूं, नोटिस भी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिलैंडिया एक महाद्वीप का नाम है, जिसको कॉन्टिनेंट बोला जाता है इंग्लिश में। इसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, मैंने यहां पर लिखा हुआ है दुनिया का 8वां महाद्वीप जिलैंडिया, 2 भाग में टूटने वाला अफ्रीका महाद्वीप। इस तरह से 2 टॉपिक को मैंने मिक्स किया है। इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। दुनिया का 8वां महाद्वीप मतलब, आज तक मैं आप लोगों को बता दूं, दुनिया में सिर्फ 7 महाद्वीप हुआ करते थे। मैं अभी उसके आगे बताऊंगा कि कौन कौन से होते थे और कौन सबसे बड़ा था और कौन सबसे छोटा था। तो दुनिया के 8 महाद्वीपों में से 7 महाद्वीप के बारे में तो हम जानते थे, ये 8वां कहां से आ गया। और 8वां महाद्वीप अगर आया है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। जियोग्राफिकली हम बात करेंगे, जियोलॉजिकली भी बात करेंगे, साइंटिस्टों का क्या महत्व रहा इसमें, वो भी हम बात करेंगे। समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो आप ये समझो कि द्वीप क्या होता है, जिसको आइलैंड बोलते हैं। द्वीप तो चारों ओर पानी से घिरा हुआ जमीन, कोई ऐसी जमीन जो काफी बड़ी हो और बहुत बड़ा भी ना हो, मतलब क्योंकि हम यहाँ सिर्फ द्वीप बोल रहे हैं, तो चारों ओर पानी से घिरे हुए जमीन के टुकड़े को हम लोग द्वीप बोलते हैं। लेकिन यही जमीन का टुकड़ा काफी बड़ा हो, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल वाला हो, तो उसको हम महाद्वीप बोलेंगे। ठीक है। अगर सिर्फ चारों ओर पानी से घिरा जमीन का छोटा टुकड़ा हो तो द्वीप बोलेंगे, और जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा हो तो उसको महाद्वीप बोलेंगे। तो द्वीप यानी आइलैंड जिसको बोलते हैं, और महाद्वीप यानी क्या होता है, ये कॉन्टिनेंट। तो आपको पता है, अगर चारों तरफ पानी से घिरा हो तो द्वीप या महाद्वीप। अगर आप मान लो कि कोई कॉन्टिनेंट या कोई महाद्वीप या कोई द्वीप या कोई कंट्री सिर्फ 3 तरफ से पानी से घिरा हो, अगर कोई भी कंट्री या कोई भी कॉन्टिनेंट 3 तरफ से पानी से घिरा हो, तो उसको बोलते हैं अंतरिक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैप। तो ये छोटे लेवल पर। लेकिन अगर कोई कंट्री, कोई कॉन्टिनेंट बड़े लेवल पर 3 तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे कि मैं भारत देश की बात करूं, भारत एक ऐसा देश है जो 3 तरफ पानी से बड़े लेवल पे घिरा है। इधर ईस्ट में भी, इधर वेस्ट में भी, नीचे की तरफ साउथ में भी। पूरा का पूरा भारत जो है इस तरह से तीनों जो एरिया है पानी से कवर है, तो बड़े लेवल पे कवर है, इसीलिए उसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय देश, यानी कि पेनिनसुला कंट्री। ठीक है। छोटे लेवल पर हो, 3 तरफ से पानी से घिरा हो तो अंतरिक्ष, और बड़े लेवल पर हो, 3 तरफ से पानी से घिरा हो तो प्रायद्वीपीय यानी कि पेनिनसुला। ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। द्वीप और महाद्वीप किसे कहते हैं, और 3 तरफ से पानी से घिरा हो तो अंतरिक्ष और प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यहां लिखा है 7 महाद्वीप। टोटल दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो महाद्वीप आता है, मैंने यहाँ पर जो भी महाद्वीप के नाम लिखे हैं उसके महत्व को, उसके खासियत को भी बताया हुआ है, और क्रम वाइज लिखा है। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कहने का मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से उतरते क्रम में मैंने
महाद्वीपों के नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया को सभ्यता का विकास वाला देश भी कहा जाता है, क्योंकि एशिया में जो मनुष्य है वो सभ्य है। एशिया में जितने भी मनुष्य रहने वाले हैं वो सभ्य मनुष्य है, तो सभ्य मनुष्यों का विकास हुआ है यहाँ पर, इसीलिए एशिया को सभ्यता का विकास वाला कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, महाद्वीप भी कहा जाता है। एक ऐसा महाद्वीप जहां पर मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ था। दूसरा जो एशिया के क्षेत्रफल की तुलना में थोड़ा कम क्षेत्रफल है, जिसका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप जो मानव जाति के विकास का कॉन्टिनेंट माना जाता है, जहां पर मानव जाति का बहुत ही अच्छी तरीके से विकास हुआ था। बस एक फर्क है एशिया और अफ्रीका में कि अफ्रीका में जो मानव जाति का विकास हुआ था वो आदिवासी वाले मानव जाति थे, नंगे पुंगे रहते थे, उनको ऐसे ही कुछ भी उनका, लेकिन एशिया में जो थे वही मनुष्यों का विकास हुआ, लेकिन एक सभ्यता के साथ। जबकि अफ्रीका में जिन मानव जाति का विकास हुआ उसमें सभ्यता नहीं था। दूसरे नंबर का महाद्वीप है अफ्रीका, पहले नंबर का एशिया। तीसरे नंबर पे आते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका चौथे नंबर पे। अब देखो, आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के क्या है, प्रेसिडेंट हैं। अरे मैं मानता हूं अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन यहां पर एक बात बताओ, कौन सी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के या दक्षिणी अमेरिका के? उत्तरी अमेरिका के हैं या दक्षिणी अमेरिका के हैं? तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, तो यहां पर आपको समझना क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप है कहां के प्रेसिडेंट। तो आप जानकारी के लिए मैं बता दूं, उत्तरी अमेरिका के अंदर एक देश है जिसका नाम है यूएसए। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो वो उत्तरी अमेरिका के अंदर आए हुए देश के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। उसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका जो होता है वो, उसको हम लोग बोलते हैं सांप एवं पक्षियों का महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसको हम सांप एवं पक्षियों का महाद्वीप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सांप और पक्षियों का जो विकास है बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर हुआ था। उसके बाद में आपको बता दूं कि जो उत्तरी अमेरिका ही सिर्फ एक ऐसा कंट्री है, उत्तरी अमेरिका ही सिर्फ एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, सॉरी कंट्री नहीं है, जो एवरी कंट्री कवर्ड विथ वाटर, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिस कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाले जितने भी कंट्री हैं सारे के सारे कंट्री कहीं ना कहीं वाटर से कांटेक्ट में हैं। सिर्फ यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है। बाकी जितने भी महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट हैं जो बचे हुए हैं, उसके कोई कंट्री ऐसे हैं जो पूरी तरह से जमीन से घिरे हुए हैं, कोई कंट्री ऐसे हैं जो पानी से भी घिरे हुए हैं, लेकिन सिर्फ उत्तरी अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका प्रत्येक देश, एक एक देश कहीं ना कहीं पानी से घिरा हुआ है, कहीं ना कहीं पानी से जुड़ा हुआ है। चौथा मैंने बताया दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको सांप एवं पक्षियों का भी महाद्वीप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की प्रजाति का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवें नंबर पे जो आता है वो आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से समुद्र के बीचों बीच है और बर्फीला है। वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, और बर्फीला होने की वजह से इसमें गर्मी, अगर तापमान बढ़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है तो बर्फ पिघलता है, और कभी कभी ठंडी होती है तो बर्फ जम जाता है। तो इससे क्या होता है, उसको गतिशील भी बोलते हैं। गतिशील कॉन्टिनेंट के नाम से पहचाने जाने वाला महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। वैसे तो इस महाद्वीप को मनुष्यों को रहने के लिए इजाजत नहीं दी जाती है। इस महाद्वीप पे सिर्फ वैज्ञानिक लोग वहां पे जा सकते हैं, कोई खोज करना हुआ, कोई रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक लोगों को या कुछ स्पेशल लोगों को ही परमिशन है, कुछ वेरिड लोगों को ही परमिशन है, जो कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं उनको ही परमिशन है इस महाद्वीप पे जाने के लिए। सामान्य आदमी रहने के लिए या गुजर बसर करने के लिए वहां नहीं जा सकता। तो ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवें नंबर का जो महाद्वीप आता है वो आता है अंटार्कटिका, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 नंबर पे जो आता है वो आता है यूरोप। यूरोप जो है एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पहले से ही उसके सारे देश विकसित हैं, वो हमेशा से विकास की ओर अग्रसर रहा है। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट रहा है। 7वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। अभी यहाँ पर एक जो ऑस्ट्रेलिया जो शब्द आया यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिंगल कॉन्टिनेंट नहीं है, ये कोई महाद्वीप नहीं है, बल्कि ओसेनिया ग्रुप के एक कॉन्टिनेंट है। ओसेनिया ग्रुप टोटल एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें चार अलग अलग कॉन्टिनेंट का ग्रुप है। मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पोलिनेशिया है, फिर मेलानेशिया है, फिर माइक्रोनेशिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। एक ऐसा कॉन्टिनेंट का ग्रुप जिसमें 4 समूह हैं, 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें आता है पोलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों में से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो मैप में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है। वैसे इन चारों को मिलाकर बोला जाता है ओसेनिया।
एक्चुअल में जो महाद्वीप है उसका नाम ओसेनिया है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोलते हैं, क्योंकि मैप में हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही अच्छे से दिखाई देता है, ये तीनों कॉन्टिनेंट अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोला जाता है और ये इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको मैं बता दूं, एक 8वां महाद्वीप खोजा गया है जिसका नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ज़ीलैंडिया, ZEA, आगे यहां देखो मैंने स्पेलिंग लिखा है LANDIA, ज़ीलैंडिया। आगे चलते हैं हम लोग, यहां पर देखो मैंने लिखा है, आप लोगों ने सुना होगा 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, इस तरह के होटल के नाम सुने होंगे, लेकिन आपने कभी भी 9 स्टार होटल नहीं सुना होगा, 11 स्टार होटल नहीं सुना होगा। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। जो भी 7 स्टार होटल होते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट जो है वहां के खाना पीना सब अलग अलग होता होगा, वहां के वेशभूषा, रहने का रहन सहन अलग होता होगा, तो उस 7 कॉन्टिनेंट के अलग अलग प्रकार के खाने उस होटल में मिलते होंगे, इसीलिए 7 स्टार होटल नाम रखा गया। अगर कोई होटल 5 स्टार है तो सिर्फ 5 कॉन्टिनेंट यानी 5 महाद्वीप के ही खाने वहां मिलते होंगे, खाने के लिए भोजन। अगर कोई 3 स्टार होटल है तो वहां पे सिर्फ 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट के ही वहां पे खाने के लिए मिलता होगा, अलग अलग प्रकार का। 2 स्टार है तो 2 स्टार मतलब 2 ही कॉन्टिनेंट के मिलते होंगे। अब जैसे 8वां महाद्वीप का खोज हो गया है, वहां का विकास अगर अच्छा होगा, तेजी से विकास होगा, जब उसका वर्चस्व बढ़ेगा, उसका विकास ज्यादा होने लगेगा, तो हो सकता है 8 स्टार होटल भी बन जाए। तो ये जो स्टार वाले होटल्स होते हैं उसी पर नाम रखे जाते हैं। अभी मैं बात करूं कुछ कम्युनिस्ट कंट्री की, कुछ कम्युनिस्ट कंट्री जैसे मैं बोलूं चाइना हो गया, तो जो कुछ कम्युनिस्ट कंट्री होते हैं वो कम्युनिस्ट कंट्री क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि चाइना के फ्लैग पे भी 5 स्टार दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि दुनिया में सिर्फ 5 ही कॉन्टिनेंट हैं और उनकी विचारधारा ही कुछ ऐसी है। और वो ऐसा क्यों मानते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे अंटार्कटिका दिखाया है, तो अंटार्कटिका में सिर्फ गतिशील ये बर्फीला क्षेत्र है जहां पर इंसानों को अलाउ नहीं है रहने के लिए, सिर्फ नॉर्मली लोग रह सकते हैं यहाँ पर, काम करने के लिए लोग, मतलब मनुष्य जाति का विकास अच्छे से नहीं हो सकता। तो कम्युनिस्ट टाइप के जो कंट्री होते हैं जैसे चाइना हो गया, अंटार्कटिका टाइप के जो कॉन्टिनेंट है उसको गिनते ही नहीं है, उनको उससे लेना देना ही नहीं है। और एक आपको पता है एशिया के बाजू में जो दूसरा एक कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ है अफ्रीका शायद, तो उनको वो क्या है एकदम से जुड़ा हुआ है, तो उसको वो एशिया का ही भाग समझते हैं, इसीलिए वो उसको भी गिनते नहीं है। यानी कि अब बचा कितना, सिर्फ 5 कॉन्टिनेंट बचा, अंटार्कटिका को और अफ्रीका को तो उन्होंने, सॉरी यूरोप, अफ्रीका नहीं आएगा, यूरोप आएगा, तो यूरोप को और अंटार्कटिका को तो उन्होंने गिनती नहीं किया, तो 5 ही कॉन्टिनेंट बचे। तो उस 5 कॉन्टिनेंट के हिसाब से ही कम्युनिस्ट कंट्री जैसे कि चाइना है, तो वो लोग अपने कंट्री में 5 स्टार दिखाते हैं। ऐसे और भी दूसरे कम्युनिस्ट कंट्री है जो सिर्फ मजदूरों को और किसानों को महत्व देते हुए अपने फ्लैग में हंसुआ और हथौड़ी का निशान लगा के रखे हुए हैं। उनका भी मानना यही है कि जिस कॉन्टिनेंट पे इंसानों का विकास नहीं है या जो कॉन्टिनेंट का अलग अस्तित्व नहीं है उसको हम मतलब नहीं मान्यता दे सकते, ऐसा करके। फिर इसके बाद मैं आपको देखो यहाँ पर बता दूं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एशिया प्लस यूरोप। जैसा कि मैंने अभी बताया कम्युनिस्ट कंट्री वाले के बारे में, तो एशिया और यूरोप जो है दोनों एकदम नजदीक नजदीक में है, तो ये दोनों को 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर एक कॉन्टिनेंट माना गया जिसका नाम दे दिया गया यूरेशिया कॉन्टिनेंट मान लिया गया। तो इसीलिए कुछ कम्युनिस्ट कंट्री नहीं मानते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है चाइना। अब बात आती है हमारी 8वें कॉन्टिनेंट की, 8th कॉन्टिनेंट इन ओशिनिया। अब देखो, जब यहां पर मैंने बात किया था ओशिनिया का, ओशिनिया ग्रुप में 4 अलग अलग यहां पर कॉन्टिनेंट दिखा रहा है, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी एक महाद्वीप है, ऑलरेडी एक कॉन्टिनेंट है। और जो 8वां कॉन्टिनेंट हमको ज़ीलैंडिया मिला है, ये भी ओशिनिया ग्रुप में ही मिला है। ओशिनिया ग्रुप में जो पोलिनेशिया है, पोलिनेशिया में ऑस्ट्रेलिया है, और दूसरा जो मेलानेशिया है, मेलानेशिया में हमारा क्या है, ये जो नया वाला कॉन्टिनेंट मिला है ज़ीलैंडिया है। मतलब ज़ीलैंडिया जो है वो मेलानेशिया वाले पार्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, मिलियन ईयर्स एगो, लाखों सालों पहले की अगर मैं बात करूं तो मिलियन ईयर्स एगो 94% जो ज़ीलैंडिया का पार्ट था, मतलब समझो कि वो पानी में डूबा हुआ था, और सिर्फ 6% एरिया ही ऐसा था जो वाटर के ऊपर था, मतलब समुद्र से पूरी तरह से घिरा हुआ था। क्यों आज से पहले ज़ीलैंडिया के बारे में बात नहीं की जा रही थी? उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो समुद्र के पानी से पूरी तरीके से घिरा हुआ था, ठीक है। तो समुद्र के पानी से पूरी तरीके से घिरे होने की वजह से उसको महाद्वीप का नाम नहीं दिया जाता था, लेकिन महाद्वीप का नाम दिया गया। उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि बहुत सारे जियोलॉजिकली रिसर्च हुए जिसके द्वारा बहुत सारे प्रूफ दिखाए गए, और फाइनली जो कमिटी होती है साइंटिस्ट की,
जियोलॉजिकल साइंटिस्ट की उनके कमिटी ने इसको अप्रूव किया, तब जाके इसको नाम दिया गया जिलैंडिया और इसका अस्तित्व आया। मैं आपको बता दूं जो 6% एरिया बचा है इस जो जिलैंडिया कॉन्टिनेंट है, इसमें 6% जो एरिया बचा है, इसमें सिर्फ 2 ही कंट्री दिखते हैं, एक न्यूजीलैंड दिखाई देता है और एक न्यू कैलेडोनिया दिखाई देता है। एक न्यूजीलैंड दिखाई देता है, एक न्यू कैलेडोनिया दिखाई देता है। न्यू कैलेडोनिया बहुत ही छोटा सा देश है, जबकि न्यूजीलैंड उसकी कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा बड़ा है। सिर्फ ये 2 छोटे छोटे देश दिखाई देते हैं किसके अंदर, जिलैंडिया कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, जियोग्राफिकल ऐसी मान्यता है, जियोग्राफिकली ऐसी मान्यता है कि जो जिलैंडिया कॉन्टिनेंट है, अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए, इकोनॉमिकली दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा फायदा कर सकता है मनुष्यों के लिए, या फिर वहां पर अगर मनुष्य जाति का विकास करना हो उसके लिए। क्यों? क्योंकि जिलैंडिया जो उसका जमीन है, उस जमीन में काफी बड़ी मात्रा में गैस है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस अवेलेबल है, और जहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल हो, नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल हो, ऐसी जगहों पर विकास बहुत तेजी से हो सकता है। तो उस दृष्टि से देखा जाए जियोग्राफिकल मान्यता के हिसाब से तो इसका विकास तेजी से होना संभव है। ठीक है, आज से मैं लाखों करोड़ों साल पहले की अगर बात करूं तो पृथ्वी जो थी एक आग का गोला थी। जो पृथ्वी थी वो एक आग का गोला थी, मतलब धधकता हुआ गोला, जो एक सिंगल, पूरा पृथ्वी एक सिंगल एरिया था। पूरा पृथ्वी एक सिंगल एरिया था जिसका नाम था पेंजिया। जो पूरा पृथ्वी का सिंगल एरिया था वो उसका नाम था पेंजिया। फिर वो पेंजिया धीरे धीरे टूटने लगा, सेपरेट होने लगा। सेपरेट होते होते अलग अलग महाद्वीप बने, तो टोटल 7 महाद्वीप बन गए। अब यहाँ पर देखो, मैंने टॉपिक जब लिखा था तो इसमें 2 नाम लिखा था। दुनिया का 8वां महाद्वीप जिलैंडिया के बारे में जानेंगे, और दूसरी हम जानकारी जानेंगे 2 भाग में टूटने वाला अफ्रीका महाद्वीप। अब सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि जब पहले सिर्फ पेंजिया था तो सेपरेट होने की वजह से 7 महाद्वीप बने थे, यानी अलग अलग हुआ तभी तो महाद्वीप बने। उसी तरह अभी सिचुएशन ऐसा है कि बहुत सारे वोल्केनोस की वजह से या बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना की वजह से जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप में से एक ईस्ट वाला जो पार्ट है वो ब्रेक हो रहा है, वो धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है, धीरे धीरे अलग हो रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रंश होना। भूकंप आता है तो जमीन में दरारें पड़ जाती है ना, तो इस तरह से नेचुरली दरारें पड़ गई हैं, भ्रंश आ गया है। उस भ्रंश की वजह से अफ्रीका से एक पार्ट अलग हो रहा है, ईस्ट वाला पार्ट, जिसको पूर्वी पार्ट बोलते हैं। ऑलरेडी अफ्रीका महाद्वीप में से एक पार्ट अलग हुआ था बहुत साल पहले, लगभग 2.5 लाख साल पहले, 2.5 लाख ईयर्स एगो, जिसका नाम रखा गया था मेडागास्कर। आज हम जिसको मेडागास्कर के रूप में जानते हैं, या मेडागास्कर एक अलग कंट्री के रूप में जानते हैं, वो कहां से अलग हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ था मेडागास्कर। ठीक है, तो जब मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ था तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो देश है भारत देश भी अफ्रीका का ही भाग है। कैसे है मैं बताता हूं, देखो भ्रंश। तो आप कभी भी अगर मैप देखोगे अफ्रीका का, आपके पास मैप होगा, उस मैप को देखना तो उसमें रेड डॉट दिखाएगा, रेड डॉट करते हुए एक लाइन दिखाएगी। उस लाइन को आप भले निग्लेक्ट कर दो, लेकिन उसको जानना जरूरी है कि वो रेड डॉट वाली लाइन क्या होती है। जो रेड डॉट वाली लाइन होती है ना, वो ये बताती है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से एक पार्ट अलग हो रहा है, तो उसमें कितना मतलब अपभ्रंश हो रहा है, भ्रंश कितना हो रहा है, कितना वो ब्रेक हो रहा है, कितना वो स्प्रीड हो रहा है, वो दरारें कितनी फैल रही है। वो रेड डॉटेड का मतलब ये होता है, तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना है, उसको समझना है। आप चेक करके देखना मैप में, बहुत ही बढ़िया से बताया गया है। दूसरा चीज यहाँ देखिए, हम बता रहे हैं आपको कि जो यहाँ पे मेडागास्कर है, मेडागास्कर जब अलग हुआ है अफ्रीका से, तो मेडागास्कर से मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, दक्षिण वाला पार्ट, जिसको साउथ इंडिया बोलते हैं, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, श्रीलंका साइड वाले है, मतलब जो समुद्र के किनारे घिरा हुआ है, इंडिया का वो साउथ वाला जो पार्ट है ना, वो इंडिया का पार्ट नहीं था। वो मेडागास्कर से अलग होकर धीरे 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 खिसकते 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 इंडिया के पास गया। और जो भारत है, भारत का जो पूर्व, पश्चिम और उत्तर वाला एरिया है, वो ऑलरेडी वहीं पर था, वो ऑलरेडी एशिया महाद्वीप में था। लेकिन साउथ वाला जो पार्ट गया है ना, पार्ट जाकर जुड़ गया है, वो यहां मेडागास्कर से अलग होकर उसमें जाकर जुड़ा था इंडिया वाले पार्ट में। ये असलियत है, ये सच्चाई है। ये होता क्यों है? क्योंकि समुद्र का आपको पता है कि चारों तरफ मतलब समुद्र से हम घिरे हुए हैं। तो होता क्या है कि जब कोई भी पार्ट अलग होता है किसी कॉन्टिनेंट से, तो समुद्र में तैरते हुए वो आगे बढ़ता है, और तैरते हुए किसी एक ऐसी जगह पे जाके फिक्स हो जाता है जहां पर उसको अच्छा प्लेस मिल जाए, जहां पर उसको रुकने के लिए जमीन मिल जाए। ठीक है ना? तो इस तरह से इंडिया का विकास हुआ है, इस तरह से भारत का अस्तित्व हुआ है। मेडागास्कर से इंडिया का, भारत का साउथ वाला पार्ट अलग होकर वहां जाकर भारत में जुड़ा है। भारत ऑलरेडी वहां महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप है, वहां पे था, लेकिन साउथ वाला पार्ट मेडागास्कर से अलग होकर जुड़ा है। ये इसकी असलियत सच्चाई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं
मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ये पोलिनेशिया और मेलिनेशिया के बारे में। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पर बताया ना कि अफ्रीका में से ही इंडिया अलग हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो विकास हुआ है वो अफ्रीका महाद्वीप की वजह से हुआ है, क्योंकि वहां पर आपको ये बताया गया है कि अफ्रीका में, मैंने देखो यहाँ पहले ही बता दिया था, यहाँ पे देखो आप देख पा रहे होंगे, कहाँ गया, एशिया के बाद अफ्रीका मानव जाति का विकास माना जाता है। यहीं से भारत का संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ। जैसे मैं आपको बता दूं, एशिया में जब सभ्यता का विकास हुआ तो सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर इसके अलावा हड़प्पीय संस्कृति की सभ्यता, ऐसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ये सारे सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये भारत इस तरह से बना। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं उपमहाद्वीप के बारे में हम जानेंगे। उपमहाद्वीप क्या होता है? अभी तक हमने द्वीप जाना, महाद्वीप जाना, अंतरिक्ष जान लिए, प्रायद्वीपीय जान लिए, कैप जान लिए, पेनिनसुला जान लिए, आइलैंड जान लिए, कॉन्टिनेंट जान लिए। अब आता है उपमहाद्वीप। महाद्वीप है तो कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप है तो सब कॉन्टिनेंट। ये क्या होता है भाई? तो मैं आपको बता दूं, उपमहाद्वीप मतलब कोई दो कंट्री या के बीच में अगर कोई नेचुरल बाउंड्री बन जाए, किसी दो कंट्री एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर किसी दो कंट्री के बीच नेचुरल बाउंड्री बन जाए, और जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हिंदकुश पर्वत आता है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए एक नेचुरली हिंदकुश पर्वत है। हिंदकुश पर्वत भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए नेचुरल बाउंड्री है। वैसे ही हिमालय पर्वत आता है जो चाइना को अलग करता है, नेपाल और भूटान जैसे देशों को अलग करता है। और एक आता है एरा कानियोमा, मतलब ये एक ऐसा पर्वत श्रृंखला है जो म्यांमार को अलग करता है। तो ये जो नेचुरली हिमालय रोक है, हिंदकुश पर्वत है, और फिर एरा कानियोमा है, ये सब ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो भारत देश को दूसरे ऐसे देशों से अलग करती है जिसको आपस में एक दूसरे से नेचुरल बाउंड्री के द्वारा या नेचुरल बाउंडेशन के द्वारा अलग किया गया हो, उसको बोलते हैं उपमहाद्वीप। अगर मैं बात करूं कि भारत के उपमहाद्वीप वाले देश कौन कौन से हैं, तो यहां पर मैंने ऑलरेडी देखो लिखा हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत आता है, नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है और पाकिस्तान आते हैं। सिर्फ ये 5 कंट्री ही ऐसे हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो जैसे श्रीलंका है और अफगानिस्तान है, ये भी भारत के पड़ोसी राज्य हैं, नेबर कंट्री हैं, लेकिन ये भारत के उपमहाद्वीप में क्यों नहीं आते? क्योंकि अफगानिस्तान भारत के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है इसीलिए, और दूसरा श्रीलंका जो है वो तो समुद्र में है, मतलब वो थोड़ा सा अलग है इंडिया से, इसके लिए वो दोनों देश पड़ोसी देश तो हैं भारत के, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के भाग नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एशिया में। एशिया में टोटल 48 कंट्री है, जिसमें काफी सारे कंट्रियों का नाम है, मतलब मैं इतना ज्यादा नाम नहीं बोल सकता, इसीलिए 48 कंट्री है। आपको ये काफी याद रखने वाली चीजें हैं, आपको ये चीजें जाननी है। ठीक है, यहां पर बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। जीलैंडिया के बारे में भी हमने जान लिया। अब देखो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो आपको पता होने चाहिए, जैसे यहां पर लिखा है एक्यूरेटली मैप्ड बाय साइंटिस्ट। जियोलॉजिकली हम यहाँ पे दो तरीके से बात कर रहे हैं, जियोग्राफिकली भी बात कर रहे हैं यानी भौगोलिक रूप से, जियोलॉजिकली भी बात कर रहे हैं यानी उसके विज्ञान से भी लेकर। ठीक है, जियोलॉजिकली में बात करूं तो साइंटिस्ट लोगों ने 2017 में, आज से 3 साल पहले, जिस चीज को लेकर मती हुई थी कि इसको नाम दिया जाना चाहिए उपमहाद्वीप का कि नहीं दिया जाना चाहिए, फाइनली 2020 में उसको उपमहाद्वीप का नाम दे दिया गया है। तो साइंटिस्टों ने 2017 में डीसी का मतलब होता है ड्रोन कॉन्टिनेंट, मतलब एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ हो। ड्रोन कॉन्टिनेंट यानी पानी में डूबा हुआ महाद्वीप। तो 2017 में पानी में डूबा हुआ महाद्वीप था, इंपोर्टेंट फॉर जियोग्राफी एंड जियोलॉजी। और ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो जियोग्राफी की दृष्टि से और जियोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट कॉन्टिनेंट है। उसका रीजन है कि इसकी वजह से आने वाले समय में, फ्यूचर में बहुत बड़ा विकास किया जा सकता है। जियोग्राफी के क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पर नेचुरल रिसोर्सेज के संभावनाएं बढ़ सकती है, जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है दुनिया भर के सभी देशों को। दुनिया भर में 196 कंट्री है, जिसमें से अकेले एशिया महाद्वीप के अंदर 48 कंट्री आ जाती है। सोचो, इतना जबरदस्त मतलब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी माना जाता है एशिया। तो अभी मैं जैसे बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जियोग्राफिकली और जियोलॉजिकली दोनों ही दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं जियोग्राफी की बात करूं तो दो टाइप का जियोग्राफी होता है, एक होता है फिजिकल जियोग्राफी और एक होता है ह्यूमन अनइकोनॉमिक जियोग्राफी। तो दोनों ही तरीके से अगर देखा जाए, फिजिकल जियोग्राफी से देखो तो भी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट देखे जाते थे, और ह्यूमन अनइकोनॉमिक जियोग्राफी की दृष्टि से देखो तो भी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट देखे जाते थे। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जो 8वां महाद्वीप अभी जीलैंडिया है, जिसका विकास होने वाला है, उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि फिजिकली जियोग्राफी में पहले नहीं दिखाई देता था 8वां महाद्वीप। क्यों नहीं दिखाई देता था? क्योंकि वो समुद्र के पानी से घिरा हुआ था। जबकि ह्यूमन अनइकोनॉमिक जियोग्राफी की दृष्टि से दिखाई देता था। क्योंकि ह्यूमन जानते थे महाद्वीप तो है लेकिन समुद्र के अंदर है। अब यहां पर देखो, जीलैंडिया जो है ये जियोलॉजिकली जब बात की गई थी कि साइंटिस्ट लोग जब इसका रिसर्च कर रहे थे, तो साइंटिस्टों का जियोलॉजिकली मानना ऐसा होता है कि जो रॉक कंपोजिशन होते हैं, जो जमीन का कंपोजिशन है, जमीन में जो तत्व पाए जाते हैं, वो दूसरे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, क्या उन कॉन्टिनेंट से उस रॉक कंपोजिशन का कुछ मैच होता है? अगर उन कॉन्टिनेंट से उस रॉक कंपोजिशन का मैच हो रहा है, इसको मतलब ये है कि हम इसको कॉन्टिनेंट का नाम दे सकते हैं। तो जब साइंटिस्टों ने रॉक कंपोजिशन को मैच कराया तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप जैसे रॉक कंपोजिशन से मैच खाया, इसीलिए साइंटिस्टों ने इस बात के अप्रूवल रखा कि हमें इसको कॉन्टिनेंट का नाम देना चाहिए, और इसको अप्रूव किया गया कमिटी ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं इसका जो एरिया है जीलैंडिया का, वो 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जीलैंडिया का जो मैं एरिया बता रहा हूं वो 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये बातें मैंने आपको बता दी। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो दुनिया का 8वां महाद्वीप खोजा गया जीलैंडिया, जीलैंडिया का एक और नाम है जिसको बोलते हैं तेरियुएमोई, तेरियुएमियाओ। इसका मतलब क्या होता है? ये वहां की एक ट्राइबल लैंग्वेज है। जीलैंडिया में जो लोग जीलैंडिया में जो कंट्री है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के जो आदिवासी लोग रहने वाले लोग हैं, वो लोग क्या है? ट्राइबल लैंग्वेज। ट्राइबल लैंग्वेज मतलब वहां के आदिवासी लोगों की एक भाषा है मोआई, जिसके आधार पर इन लोगों ने जीलैंडिया का क्या नाम रख दिया? तेरियुएमोई। उसके बाद मैं आपको बता दूं 2017 में इसकी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, लेकिन उसका कुछ नहीं डिसीजन निकला, क्योंकि उसको डीसी यानी ड्रॉन कॉन्टिनेंट माना जाता था। लेकिन अब इसका डिसीजन आ गया है फाइनली 2020 में कि एक कॉन्टिनेंट है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखता है। फिर उसके बाद डॉक्टर मोर्टिमर, ये एक ऐसे साइंटिस्ट जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे शुरू से ही, इसका पूरा जो लॉजिकल डिपार्टमेंट है इनके हाथ में ही है। डॉक्टर मोर्टिमर का मानना ऐसा था कि अगर किसी तरीके से हम समुद्र के पानी को निकाल सकते हैं या समुद्र के पानी को हटा सकते हैं, तो जो 8वां महाद्वीप जीलैंडिया है वो कब का अस्तित्व में आ चुका होता है, या उसको हम कब का ही नाम दे चुके होते। और उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके काफी सारे डॉक्यूमेंट भी पेश किए थे, लेकिन साइंटिफिक जो कम्युनिटी होती है उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशियन के ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च किए हैं। मतलब ये एक ऐसे साइंटिस्ट है डॉक्टर मोर्टिमर कि इन्होंने जियोग्राफी के क्षेत्र में जियोलॉजिकली बहुत सारे रिसर्च किए हैं, और आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत सारे संभावनाएं क्रिएट कर सके, ऐसा इनका रिसर्च है। काफी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में हमारा जो ये पाया गया है जीलैंडिया, वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आया हुआ है। और न्यूजीलैंड का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जीएनएस साइंस। तो न्यूजीलैंड में जो जीएनएस साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने बताया है कि न्यूजीलैंड में 12 से भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो मतलब कार्यशील ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकती है, और ज्वालामुखी की बहुत ज्यादा संख्या है न्यूजीलैंड में। तो वहां पर इतने सारे वोल्केनो हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पर ओशियन मैपिंग जो है, जिसको कहा जाता था कि कभी किया नहीं जा सकता, संभावना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि समुद्र की गहराइयों को नापा जा सके, इट्स एक्स्ट्रा जो भी हो। तो डॉक्टर मोर्टिमर ने या उनके साथ के जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने ये एटलीस्ट 20% तक ओशियन मैपिंग को कर लिया है, और भी इसके ऊपर काम चालू है। तो इस तरह से मैंने आपको जानकारियां जो भी दी, बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी सीख ली होगी, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। जियोग्राफी का ये एक सब्जेक्ट था, जियोग्राफी का एक छोटा सा पॉइंट जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो इसको ध्यान से वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए, बड़ा मजा आएगा इस वीडियो में। ठीक है,
सो फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद। इसी तरह के अन्य दूसरे खबरों के लिए अगर आप जानना चाहते हैं, वीडियोस जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में ज्यादा से ज्यादा कमेंट लिखकर शेयर कीजिए और वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। और वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ, नए सेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं, पानी बचाएं, देश का सम्मान करें, संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं करना है और कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करना है। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद।